नमस्कार। साहित्य सोपान मंच पर आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पुस्तिका सृजन के पद्यखंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसमें आज हम चर्चा करेंगे कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। तो सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि कुंवर नारायण का नाम तीसरे तार सप्तक आगे द्वारा तार सप्तक जो प्रकाशित किए गए थे, प्रथम 4 तार सप्तक थे कुल, तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक और चौथा तार सप्तक। तो इनका नाम जो है वो तीसरे तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं जो छपती थी इस पत्रिका में, उनमें इनका नाम भी आता है। वो 1959 में प्रकाशित हुआ था। अग्रगण्य कवियों में लिया जाता है, यानी आगे लिया जाता है प्रमुख कवियों में। वे अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक यानी भ्रम कह सकते हैं, झूठ कह सकते हैं, के माध्यम से वर्तमान को देखते हैं। उनका रचना संसार व्यापक है। 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत करने वाले कुंवर नारायण ने कविता के साथ साथ कहानियाँ, लेख, फिल्म समीक्षा में लिखी है। उनका कहना है कि कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। यथार्थ यानी वास्तविकता की अनुभूति ही है। उनके प्रमुख कविता संग्रह जो है वह है चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये सब इनके कविता संग्रह हैं। आत्मजयी तथा वाजस्रवा के बहाने उनके 2 खंड काव्य हैं। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। इनके अलावा आज और आज से पहले नामक समीक्षा ग्रंथ भी लिखा है। ये इनके द्वारा रचित रचनाएं। पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता के बहाने जो हमारे पाठ्यक्रम में आई है वो है कविता के बहाने भौतिकता और यांत्रिकता के दौर में कविता की महत्ता को दर्शाते हैं। जाने जो वर्तमान समय जो चल रहा है सब भौतिकवादी हो चुके हैं, सुख सुविधाओं के लाभ उठाने वाले हो चुके हैं। तो ऐसे वातावरण में कविता का क्या महत्व है? कविता की उड़ान सीमातीत है। सीमा धन अतीत यानी सीमा से भी परे है। कविता का खिलना उसकी महक भी सीमातीत है, यानी उसकी भी जो सीमा है वो नहीं है। बच्चों की असीम सपनों की तरह कविता का दायरा भी असीम है। जहाँ भी सृजनात्मक ऊर्जा होती है वहाँ सीमाओं के दायरे स्वतः टूट जाते हैं। दूसरी कविता जो है वो है बात सीधी पर। बात भाषा की सहजता पर बल देती है। ज़्यादा घुमावदार भाषा के चक्कर में कभी कभी सीधी बात भी उलझकर अग्राह्य यानी ग्रहण करने योग्य नहीं रह पाती है। अच्छी बात या अच्छी कविता का सृजन सही व सहज शब्द से जुड़ना है, यानी यदि सरल शब्दों के द्वारा अगर कोई कविता रची गई जाएगी तो उसका अर्थ समझ में आसानी से आ जाएगा। अब इसके शब्दार्थ देखिए। चक्कर यानी उलझन, पेंचीदा यानी पेंच के समान, चूड़ी यानी प्रभाव, सहूलियत यानी सुविधा, कसाव यानी पकड़, भाषा में विकार घूमना यानी बात का आशय स्पष्ट न होना, टेढ़ी फंसना यानी उलझ जाना, बेतरह यानी अनावश्यक ढंग से, तमाशबीन तमाशा देखने वाले, बरतना यानी प्रयोग करना, पसीना पहुँचना यानी परेशान होना। अब पढ़ते हैं हम पहली कविता। देखिए इस कविता के 3 भाग आए हैं, इसमें 3 बंद आए हैं और तीनों ही बंद में यहाँ पर कविता की अलग अलग तुलना की गई है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यानी पहली और दोनों पंक्तियों में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पहली पंक्ति में यहाँ पर कवि ने कविता की उड़ान यानी कविता के भावों की तुलना चिड़िया से की है, लेकिन अंत में यहाँ पर वो स्वयं स्वीकार कर रहा है कि कविता की उड़ान चिड़िया से तुलना नहीं की जा सकती उसकी। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। ये जैसे चिड़िया अपने पंखों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ती रहती है, वैसे ही कविता अपने मूल भाव के कारण एक स्थान पर पढ़ी जाने कर या उसके भावों को समझी जाकर अन्य स्थान पर भी समझी जाती हैं। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अब चिड़िया की तो एक निश्चित सीमा है, वहाँ तक ही वो उड़ सकती है, लेकिन कविता की कोई निश्चित सीमा नहीं है। वह आज यहाँ पढ़ी जा सकती है, कल किसी अन्य कोई दूर बैठे इंसान के द्वारा भी वह पढ़ी जा सकती है। उसका अर्थ वैसे ग्रहण किया जा सकता है।
तो इसका महत्व जो है, कविता का महत्व वो विस्तार है। उसके चिड़िया के पंखों की उससे तुलना करना सही नहीं है। बाहर भीतर इसगर उसगर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। यानी बाहर भीतर, यानी कविता को आवश्यक नहीं है कि घर के भीतर ही, घर के बाहर में भी इसगर उसगर यानी सभी घरों में, और कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। अर्थात कविता भी चिड़िया के पंख के समान ही, ऐसे हम मान सकते हैं कि उनके पंख के द्वारा ही वह भी उड़ती रहती है। अर्थात एक स्थान पर समझी गई है, उसका भावार्थ निकाला या पढ़ी गई, और उसके द्वारा और अन्य वही कविता अन्य किसी स्थान पर बैठे किसी व्यक्ति के द्वारा भी पढ़ी जा सकती है। इसलिए इन दोनों की तुलना संभव नहीं है, क्योंकि चिड़िया के उड़ान की एक निश्चित सीमा होती है और कविता के उड़ान की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। अब देखिए आगे, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इसगर उसगर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। यानी अब यहाँ पर तुलना हुई है फूलों के साथ में। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, जैसे फूल खिलते हैं, अपनी महक बिखेरते हैं और सुंदर लगते हैं, वैसे ही कविता का मूल भावार्थ जो होता है वह आगे से आगे उस फूल की महक के समान वो भी आगे से आगे सभी तक पहुंचता है। यानी अगर हमको कोई एक कविता अच्छी लगती है तो अब हम दूसरों को बताते हैं कि ये कविता बहुत ही अच्छी है, इस कविता में ये दिखाया गया। तो यही हो गया कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, जैसे फूल खिलते हैं वैसे वैसे कविता भी खिलती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। लेकिन अब यहाँ पर दूसरी पंक्ति में यहाँ पर विरोध हो रहा है कि कविता का खिलना फूल नहीं जान सकते, क्योंकि फूल तो सुबह से शाम तक या कुछ समय तक हम कह सकते हैं वो खिले हुए रहते हैं, लेकिन कविता तो युगों युगों तक, कितने ही वर्षों पहले लिखी हुई कविता आज भी हम पढ़ते हैं। बाहर भीतर इसगर उसगर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। यानी बाहर भीतर यानी घर के भीतर चाहे बाहर हो, हर जगह वो तो क्या है अपनी महक को बिखेरती रहती हैं, इसगर उसगर, बिना मुरझाए महकने के माने। यानी कोई मुरझाती नहीं है कविता, तो वो जो कविता एक बार रची गई है उस कविता को आने वाले काफ़ी समय तक उसे पढ़ा जाएगा, वो महकती रहेगी। इसलिए यह फूल नहीं समझ सकता कि इसकी तुलना क्या होती है। अगले देखिए, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब यहाँ पर बिल्कुल उपमा सही बैठी है। देखिए, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं घर में, वो आपस में जब जिस प्रकार से सभी मनमुटाव छोड़कर आपस में खेलते रहते हैं, उसी प्रकार से कविता भी एक खेल के समान ही है, बच्चों के खेल के समान ही है। वह ये नहीं देखती कि इन दो व्यक्तियों में आपस में मनमुटाव है, इसलिए मैं इनके दोनों के भावार्थ अलग अलग समझ में आ जाऊं। वह सभी के लिए समान रहती है, सभी को एक कर देती है। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, माने यानी महत्व या अर्थ कह सकते हैं हम, बच्चा ही जाने। सही अर्थ में तो वह बच्चा ही समझ सकता है कि कविता का महत्व क्या है, क्योंकि जिस प्रकार से बच्चा खेल खेल में जिन जिन से भी मनमुटाव भी होता है उन सबको भी, उन घरों को भी एक कर देता है, और उसी प्रकार से कविता के द्वारा भी सभी घर एक हो जाते हैं। तो ये कविता ध्यान दें यहाँ पर व्याख्या की दृष्टि से यदि हम देखें तो इसमें हम भाषा जो है वो खड़ी बोली है इसमें, और गेय शैली, फिर इसमें प्रसाद गुण है, फिर इसके साथ में यहाँ पर अलंकार जो है, जहाँ जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आया वहाँ प्रश्न अलंकार भी कह सकते हैं। बाकी 3 जगह यहाँ पर तुलना की गई है, और मुक्त छंद में ये रचित कविता है। अब हम पढ़ते हैं इनकी दूसरी कविता, बात सीधी थी पर। बात सीधे थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। पेचीदा यानी घुमावदार। अब देखिए क्या हुआ, जब कवि जो है सामान्य बात उन लोगों पर व्यंग्य कर रहा है जो सामान्य सी बात सामान्य शब्दों में कह सकते हैं, लेकिन उसको कठिन शब्दों के द्वारा घुमा फिरा कर जब वो बात कहने का प्रयास करते हैं तब उसका मूल भाव जो होता है उस बात का वो भी चला जाता है। तो कवि क्या कह रहे हैं, बात सीधी थी पर
एक सामान्य सी बात थी, लेकिन एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। यानी किसी कवि कर्म में करने वाले व्यक्ति के द्वारा कोई सामान्य सी बात कहनी थी, लेकिन वह भाषा के चक्कर में यानी अलग अलग भाषा के शब्दों का प्रयोग करने लग गया और उसी में वह तो फंस गया रह गए। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा। अब उस अर्थ को सामान्य बनाने के लिए अब शब्दों का हेर फेर शुरू हुआ, यानी शब्दों का बदलाव शुरू हुआ, पर्यायवाची लिखने लग गए, या फिर उन क्रम भी जो है शब्दों का वो बदला गया। तोड़ा मरोड़ा यानी शब्द हटाए या लगाए, घुमाया फिराया यानी क्रम बदला उनका, कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, कि बात या तो अगले को समझ में आने लायक बने या फिर वो जो घुमावदार बनी हुई है उससे बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। अब इस कवि कर्म के कारण, अत्यधिक कवि कर्म के कारण और अत्यधिक भाषा के चक्कर में उसको टेढ़ी फंसाने के कारण वह बात और भी ज़्यादा घुमावदार हो गई और अगले को अर्थ समझ में नहीं आने लायक बन गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। अब देखिए, यहाँ पर कवि स्वयं के ऊपर यह बात कहकर ये बताना चाहता है कि व्यंग्य उन लोगों पर करना चाहता है जो लोग सामान्य बात को सामान्य शब्दों में न कहकर घुमावदार शब्दों में कहते हैं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय, अर्थात मैं उस बात को सरल बनाने के बजाय मैं तो और ज़्यादा कठिन बनाने लग गया, कठिन शब्दों का प्रयोग करने लग गया। उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, बेतरह बिना कोई तरह के उसको कसता चला। जैसे कोई पेंच होता है, अगर वह किसी स्थान पर नहीं लग रहा है तो भी बेतरह उसे कसता चला जा रहा है, वैसे ही यहाँ पर वह कवि या जो वह अपनी बात को समझाने चाह रहे थे उसे और ज़्यादा ही कठिन बना दी, क्योंकि इस करतब पर साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। देखिए, मूल तत्व या मूल भाव कह सकते हैं कवि का इस पंक्ति में आ रहा है कि क्योंकि व्यक्ति उस समय सामान्य बात को कठिन क्यों बनाने में सक्षम हुआ, क्योंकि उसे तमाशबीन समाज के ऐसे लोग जो कुछ भी भले ही उस बात का भावार्थ समझ में ना आए लेकिन उसको घुमावदार देखकर वह खुश हो रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। इस कारण से वह व्यक्ति और ज़्यादा कठिन बात बनाने में सक्षम हो गया और वह भाव समझाने में भी वह सक्षम नहीं हो पाई। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी यानी बात किस उद्देश्य से आगे समझाने लायक थी वो भाव नष्ट हो गया और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। आखिरकार यानी लेखक यही कह रहे कवि कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, अर्थात बात का जो जोर जबरदस्ती बार बार शब्दों को उल्टा पलटा या फिर शब्दों का फेर बदल किया, इसके कारण बात की चूड़ी ही मर गई, अर्थात बात का मूल भाव जो था वो नष्ट ही हो गया और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अब वह उसी बात को वो वैसे ही वह कठिन अर्थों वाली ही हो गई। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। जैसे हम देखते हैं जहाँ पर पेंच लगता है उसमें अगर हम कील को ठोक देते हैं तो भी उसमें ना तो कोई कसाव होता है और वह सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र की कील होती है वहाँ पर। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से उसमें न तो कसाव था न ताकत। यानी किसी कील का अगर हम वहाँ पर लगा भी देते हैं पेंच के स्थान पर तब उसमें ना तो कोई कसाव होता है और वह अच्छे रूप में वह लग नहीं पाती। तो वही बात हो रही है। वैसे ही वह बात कवि जो कर्म कर रहा था उस व्यक्ति द्वारा जो बात बहुत ज़्यादा कठिन बना दी गई थी, अब वह न तो अगले को समझ में आने लायक बची। आखिर में कवि कर्म करने वाले व्यक्ति ने सोचा बस ये मेरा प्रयास सफल हो गया। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी मुझे पसीना पहुँचती देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अब देखिए यहाँ पर कवि ने उस बात को मानवीकरण के रूप में क्या बताया है कि बात ने
अब जो बात कहना चाह रहा था कवि, उस बात ने ही मानव का रूप धारण करके और उस शरारती बच्चे, जैसे कोई शरारती बच्चे जो होते हैं वो सवाल पूछने की आदत उनमें ज़्यादा होती है, वैसे ही वो शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। वह उससे ही प्रश्न करने लगी कि मुझे पसीना पहुँचते देखकर, पसीना पहुँचने का मतलब है परिश्रम से थका हारा, क्योंकि बार बार वह परिश्रम कर रहा था कि वह बात आगे किसी व्यक्ति को समझ में आने लायक तो बने। तब पसीना पहुँचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत सहूलियत यानी बिल्कुल सरल शब्दों में कहना तुमने कभी नहीं सीखा क्या? जो बात बिल्कुल सरल शब्दों में कही जा सकती थी, लेकिन तुमने उसे शब्दों के हेर फेर, कठिन शब्दों के प्रयोग के द्वारा इतनी कठिन बना दी। तो तुमने क्या भाषा को सरलता से सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? ये प्रश्नवाचक चिन्ह अंतिम में रहा है। ये यहाँ पर व्यंग्य परक कविता हम कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों पर कवि ने व्यंग्य किया है जो उस समय केवल और केवल कविता लेखन ही उनका उद्देश्य था। भले ही उसका भावार्थ, उसका अर्थ समझ में आए न आए, सामान्य बात को भी वह कठिन शब्दों के द्वारा वह बना देते थे। तो ये कविता भी हुई। अब इसमें भी व्याख्या गए चरणों में हमें ध्यान देना है। ये भी मुक्त छंद में रचित है, और जहाँ जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है वहाँ प्रश्नालंकार है, और बात को यहाँ पर मानव के रूप में दिखाया तो मानवीकरण अलंकार भी कह सकते हैं हम, और बाकी यहाँ पे प्रसाद गुण है। इस प्रकार अगले अंक में हम अगले कविता या पाठ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो हिंदी से जुड़े जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।